नमस्कार, आपके साथ मैं हूं गौरव अग्रवाल। देश के सबसे बड़े न्यूज नेटवर्क TV9 में आपका बहुत स्वागत है। आप देख रहे हैं न्यूज टॉप 9। खेल रत्न का नाम बदलने पर क्यों हो रही है सियासत? पीएम की 3 दिनों की मैराथन मीटिंग में मंत्रियों पर क्या रहेगी जिम्मेदारी? और धोनी के ब्लू टिक को हटाने पर ट्विटर ने क्यों साधी चुप्पी? देश की अहम खबरों के लिए देखते हैं टॉप 9 राष्ट्र। केंद्रीय मंत्रिमंडल की 3 दिन तक मैराथन बैठक चली। ये बैठक प्रधानमंत्री मोदी लेंगे। संसद भवन के ऑडिटोरियम में 10 से 12 अगस्त तक हर रोज शाम 6 बजे से बैठक शुरू होगी, जिसमें तमाम अहम मुद्दों पर चर्चा होगी। इसमें सभी मंत्री अपने अपने मंत्रालयों के उन कामों की सूची बनाकर आएंगे जो काम मौजूदा सत्र में नहीं हो सके हैं। मंत्रियों को अपने मंत्रालय की अगले 1 साल की योजना बनाकर आने के लिए कहा गया है। देश के सर्वोच्च खेल सम्मान खेल रत्न अवार्ड का नाम बदलकर मेजर ध्यानचंद के नाम पर किए जाने को गृह मंत्री अमित शाह ने देश के महानतम खिलाड़ी को सच्ची श्रद्धांजलि कहा है। शाह ने कहा है कि ये खेल जगत से जुड़े हर व्यक्ति के लिए गर्व का निर्णय है। मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार देश के हर खिलाड़ी को प्रेरित करेगा और विश्व खेल जगत में तिरंगे को और शिखर तक ले जाएगा। खेल रत्न पुरस्कार का नाम बदलने पर कांग्रेस नेता दिग्विजय सिंह ने तंज किया है। दिग्विजय ने कहा है कि सरदार पटेल के नाम के स्टेडियम को अपने नाम पर कर दिया तो अवार्ड का नाम भी नरेंद्र मोदी के नाम पर कर देना चाहिए था। वहीं कांग्रेस सांसद दीपेंद्र हुड्डा ने कहा कि राजीव जी भी इस देश में शहीद थे। ऐसे में सरकार दोनों के सम्मान का ध्यान कर मेजर ध्यानचंद के नाम पर अलग से कोई अवार्ड शुरू कर सकती थी। IS खुरासन प्रोविंस के 2 आतंकवादियों को NIA ने गिरफ्तार किया है। इनकी गिरफ्तारी कर्नाटक की भटकल से हुई। गिरफ्तार आतंकवादियों के नाम अबू हाजिर अल बद्री और अमीन जुहैब है। अल बद्री अप्रैल 2020 में सुरक्षा एजेंसियों के रडार पर था। जांच के दौरान पता चला था कि ये दोनों ISIS की मैगजीन वॉइस ऑफ हिंद के जरिए अपनी कट्टरपंथी सोच का सोशल मीडिया पर प्रचार प्रसार कर रहे थे। NIA के मुताबिक गिरफ्तार आतंकी अफगानिस्तान और सीरिया में खुरासान मॉड्यूल के आतंकियों को लॉजिस्टिक मुहैया करवाने में जुटे थे। साथ ही ये दोनों हिंदुस्तान में ISIS के लिए भर्ती कर आतंक की नई जमीन तैयार कर रहे थे। गिरफ्तार आतंकियों ने अपनी मौजूदगी पाकिस्तान में दिखाने की कोशिश की थी ताकि सुरक्षा एजेंसियों को बरगलाया जा सके, लेकिन इनकी लोकेशन के बारे में जाँच एजेंसी को पुख्ता सुराग हाथ लगे थे। सुप्रीम कोर्ट ने विभिन्न ट्राई ट्रिब्यूनलों में खाली पड़े पदों को भरने में देरी को लेकर केंद्र से कड़ी नाराजगी जताई है। अदालत का मानना है कि इससे ट्राइब्यूनलों के कामकाज पंगु होते हैं और लोग अपने कानूनी अधिकार से दूर होते हैं। मुख्य न्यायाधीश NV रमना और जस्टिस सूर्यकांत की पीठ ने केंद्र सरकार को कहा है कि अगर तत्काल कार्रवाई नहीं की गई तो अदालत केंद्र के शीर्ष अधिकारियों को तलब करेगी। इस पर सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने अदालत से 10 दिन का समय मांगा है। ट्विटर ने राहुल गांधी के उस ट्वीट को हटा दिया है जिसमें रेप पीड़िता के परिवार की पहचान उजागर हो रही थी। दिल्ली में रेप और हत्या की सनसनीखेज घटना के बाद राहुल पीड़ित परिवार से मिलने गए थे और वहीं ली गई उनकी तस्वीर को राहुल ने ट्वीट कर दिया था। इस पर NCPCR की शिकायत के बाद ट्विटर ने राहुल के ट्वीट को हटा दिया। राज कुंद्रा की मुश्किलें बढ़ गई हैं। पॉर्न मामले में कुंद्रा के 4 एक्स एम्प्लॉयज उनके खिलाफ गवाह बन गए हैं। ये उनकी कंपनी वियॉन में काम कर चुके हैं। अश्लील फिल्में बनाने और उसे बेचने के आरोपी कुंद्रा अभी भी जेल में है और उनकी जमानत की अर्जी कई बार खारिज हो चुकी है। अब एक के बाद एक कई चेहरे सामने आ रहे हैं जो कथित तौर पर कुंद्रा की पर्दे के पीछे की कहानी बयां कर रहे हैं। MS धोनी के ट्विटर हैंडल के साथ की गई गलती को ट्विटर ने सुधार लिया है। दरअसल ट्विटर ने धोनी के हैंडल से अचानक ब्लू टिक हटा दिया था, जिससे माही के लाखों फैंस दंग थे। हालांकि ट्विटर ने धोनी के अकाउंट से ब्लू टिक हटाने का फैसला क्यों किया था ये अभी तक साफ नहीं हो पाया है, लेकिन कुछ घंटे के बाद फिर से ब्लू टिक वापस आने से फैंस में भी निराशा कम जरूर हुई है। यूपी बिहार में क्यों गरमाने लगी फिर से मंडल की चिंगारी? क्यों कब नहीं हो रही है देशमुख की मुश्किलें? महबूबा मुफ्ती की मां किस केस में हुई तलब? राज्यों की अहम खबरों के लिए देखते हैं टॉप 9 देश प्रदेश। जम्मू कश्मीर के बनिहाल में संदिग्ध तरीके से विस्फोट हुआ है। एक कंस्ट्रक्शन साइट पर हुए इस विस्फोट में 2 लोग घायल हो गए, जिनमें एक नाबालिग भी शामिल है। घटना के बाद सुरक्षा बलों ने पूरे इलाके की घेराबंदी कर ली है और छानबीन का काम जारी है। यूपी में अगले साल होने वाले विधानसभा चुनावों को देखते हुए समाजवादी पार्टी OBC पॉलिटिक्स को हवा देने में जुट गई है। इसी के तहत अखिलेश की पार्टी आज राज्य में मंडल दिवस मना रही है और अब प्राइवेट सेक्टर में भी आरक्षण लागू करने की मांग कर रही है। नीतीश और तेजस्वी के बाद अब SP ने भी जाति जनगणना की मांग की है। बिहार में भी आरजेडी आज मंडल दिवस के जरिए अपनी ताकत दिखाएगी। साथ ही पार्टी जाति जनगणना कराए जाने की मांग को लेकर भी सड़कों पर उतर रही है। इसके तहत तेजस्वी यादव के नेतृत्व में पार्टी के कार्यकर्ता जिला मुख्यालयों में प्रदर्शन करेंगे। खास बात यह है कि जाति जनगणना की मांग नीतीश भी कर चुके हैं।
और इसके लिए पीएम से मिलने का समय भी मांग चुके हैं। बढ़ते तेल की कीमतों के खिलाफ त्रिपुरा में कांग्रेस ने विरोध प्रदर्शन किया। प्रदर्शन की अगुवाई कर रहे पूर्वी मंत्री और कांग्रेस नेता बिराजित सिन्हा साइकिल रिक्शा चलाते हुए नजर आए थे, जबकि उनके सैकड़ों समर्थक केंद्र पर इस महंगाई का ठीकरा फोड़ते नजर आ रहे हैं। सिन्हा ने आरोप लगाया है कि जब से बीजेपी सत्ता में आई है तब से तमाम जरूरी चीजों के दाम बढ़ते ही जा रहे हैं। ईडी ने महबूबा मुफ्ती की मां को दूसरी बार समन कर इसी महीने की 18 तारीख को पूछताछ में शामिल होने के लिए बुलाया है। महबूबा की मां गुलशन नजीर से मनी लॉन्ड्रिंग केस में पहले भी पूछताछ हो चुकी है। आरोप है कि मुफ्ती के एक सहयोगी के यहां छापे में कुछ ऐसे दस्तावेज मिले थे जिनसे गुलशन नजीर जांच के घेरे में आती हैं। महाराष्ट्र के पूर्व गृह मंत्री अनिल देशमुख के 3 ठिकानों पर ईडी की छापेमारी हुई है। मनी लॉन्ड्रिंग मामले में प्रवर्तन निदेशालय ने उनके 3 ठिकानों पर छापा मारा है। इनमें उनका कॉलेज भी शामिल है। बीते हफ्ते भी ईडी ने देशमुख के कई ठिकानों पर छापेमारी की थी। मनी लॉन्ड्रिंग मामले में सीबीआई, ईडी समेत कई अन्य जांच एजेंसियां अनिल देशमुख के खिलाफ जांच कर रही हैं। कांग्रेस सांसद राहुल गांधी कल से 2 दिन के दौरे पर जम्मू कश्मीर जा रहे हैं। राहुल 10 अगस्त को श्रीनगर में होंगे, जहां वो पार्टी की जम्मू कश्मीर यूनिट के हेडक्वार्टर्स का उद्घाटन करेंगे। राज्य में जल्द ही विधानसभा चुनाव की तैयारी होने के संकेतों के बीच कांग्रेस अपनी जमीन मजबूत करने में जुट गई है। दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने 48 करोड़ रुपए की हेरोइन के साथ 4 तस्करों को गिरफ्तार किया है। ये लोग अंतर्राष्ट्रीय ड्रग कार्टेल से जुड़े थे। इनके पास 48 करोड़ रुपए की 12 किलो हेरोइन बरामद हुई है। गिरफ्तार तस्करों का सरगना अब्दुल रज्जाक है। पूछताछ में पता चला है कि हेरोइन को म्यांमार से भारत के उत्तर पूर्वी राज्यों में भेजा जा रहा था और वहां से इनकी सप्लाई दिल्ली तक होती थी। यूपी के संभल में एक थाना प्रभारी के ट्रांसफर पर दिलचस्प तस्वीर देखने को मिली। थाना प्रभारी की बाकायदा दूल्हे की शक्ल में विदाई की गई। उसे बुग्गी पर बिठाकर बारात निकाली गई और ढोल भांगड़े के साथ लोग उन्हें विदा करने निकले। संभल के असमोली थाना प्रभारी रणवीर सिंह का 3 दिन पहले अमरोहा में तबादला हो गया था। तो टोक्यो ओलंपिक में अदिति अशोक पेश कर रही हैं चुनौती। बजरंग पुनिया आज ब्रॉन्ज मेडल के लिए पेश करेंगे चुनौती। जैवलिन थ्रो में भारत के नीरज चोपड़ा और पाकिस्तान के अरशद नदीम के बीच होगा मुकाबला और झारखंड के खिलाड़ियों के लिए सीएम हेमंत सोरेन ने किया मदद का ऐलान। ओलंपिक से जुड़ी खबरों के लिए देखते हैं टॉप 9 टोक्यो ओलंपिक। टोक्यो ओलंपिक में भारतीय गोल्फर अदिति अशोक ओलंपिक और दीक्षा डागर का मुकाबला जारी है। अदिति अभी दूसरे स्थान पर कायम है। उनसे इतिहास रचने की उम्मीद की जा रही है। भारतीय गोल्फर ने लगातार तीसरे दिन बेहतरीन प्रदर्शन जारी रखा है। टोक्यो ओलंपिक में आज शाम 4:30 बजे पुरुषों के 65 किलोग्राम फ्री स्टाइल कुश्ती में रेसलर बजरंग पुनिया कांस्य पदक के लिए चुनौती पेश करेंगे। पुनिया का ब्रॉन्ज मेडल के लिए मुकाबला रूस के रेसलर से होगा। अगर बजरंग पुनिया ब्रॉन्ज मेडल जीतते हैं तो भारत के पदकों की संख्या में एक और की बढ़ोतरी हो जाएगी। सेमीफाइनल मुकाबले में रेसलर बजरंग पुनिया को 3 बार के वर्ल्ड चैंपियन अजरबैजान के हाजी अलीयेव ने 7 अंकों के अंतर से हरा दिया। जो फीतले दांव बजरंग की पहचान रहा है, उसी दांव को अलीयेव ने बजरंग के खिलाफ इस्तेमाल कर 4 पॉइंट जीते। रेसलर बजरंग पुनिया के पिता बलवान पुनिया ने मीडिया से बात करते हुए कहा है कि खेलों में हार जीत चलती रहती है। हाल ही में रूस में बजरंग के पैर में चोट लग गई थी और इस वजह से वो सेमीफाइनल से ज्यादा अटैक नहीं कर पाए। उन्हें आज कांस्य पदक के लिए खेले जाने वाले मुकाबले में बजरंग के जीतने का पूरा भरोसा है। टोक्यो ओलंपिक में आज होने वाले जेवलिन थ्रो के फाइनल में मुकाबले में नीरज चोपड़ा भारत की ओर से चुनौती पेश करेंगे। नीरज ने 86.65 मीटर का थ्रो फेंक कर फाइनल के लिए क्वालिफाई किया है। उनका मुकाबला पाकिस्तान के जेवलिन थ्रो खिलाड़ी अरशद नदीम से होगा। ओडिशा के सैंड आर्टिस्ट मानस कुमार साहू ने समंदर किनारे भारतीय जेवलिन थ्रोअर नीरज चोपड़ा की सैंड आर्ट बनाई। नीरज चोपड़ा ने टोक्यो ओलंपिक में पुरुषों के भाला फेंक खेल में फाइनल के लिए क्वालिफाई किया। आज सभी देशवासियों को नीरज से गोल्ड मेडल की उम्मीदें हैं। भारतीय महिला हॉकी टीम के मुख्य कोच शोर्ड मारिन ने शुक्रवार को इस्तीफा दे दिया है। इस्तीफे के बाद कहा कि ओलंपिक खेलों में ब्रिटेन के खिलाफ ब्रॉन्ज मेडल का प्लेऑफ मुकाबला भारतीय टीम के साथ उनकी आखिरी जिम्मेदारी थी। ओलंपिक में भारतीय टीम के चौथे स्थान पर रहने का श्रेय उनके प्रशिक्षण को दिया जा रहा है। झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने टोक्यो ओलंपिक्स में महिला हॉकी टीम में शामिल झारखंड की हर खिलाड़ी को 50 लाख रुपए देने का ऐलान किया है। इसके साथ सीएम ने इनके पुश्तैनी घरों को पक्के घरों में बदलने का भी ऐलान किया। खूंटी की निक्की प्रधान और सिमडेगा की सलीमा टेटे झारखंड से हॉकी टीम में शामिल थीं। सीएम ने कहा है कि हमारी दोनों बहनों ने खेल में अद्भुत योगदान दिया है। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने हरियाणा सरकार की तरफ से ऐलान किया है कि उन्होंने ओलंपिक में गोल्ड मेडल विजेताओं को 6 करोड़, सिल्वर मेडल विजेताओं को 4 करोड़
और ब्रॉन्ज मेडल विजेताओं को 2.5 करोड़ रुपए देंगे। इसके अलावा उन्होंने कहा कि हमने पहली बार चौथे स्थान पर रहने वाले प्रत्येक खिलाड़ी को 50 लाख रुपए देने का फैसला किया है। और उत्तर प्रदेश के किन किन जिलों में है बाढ़ का कहर? गुना में दफ्तर, घर और अस्पताल सब जगह भर गया पानी और कहां सूखा पड़ने से खराब हो रही है फसल। बाढ़ बारिश से जुड़ी खबरों के लिए देखते हैं टॉप 9 बाढ़ बारिश। संगम नगरी प्रयागराज में गंगा और यमुना दोनों ही नदियों का जलस्तर तेजी से बढ़ रहा है। पानी इतना ज्यादा बढ़ गया है कि गंगा किनारे बने बड़े हनुमान मंदिर में पानी भर गया। मंदिर पूरा डूबा नजर आ रहा है। बाढ़ का पानी हनुमान मंदिर में आने पर पुजारियों और श्रद्धालुओं ने पूजा अर्चना की। हालांकि रिहायशी इलाकों में बाढ़ का पानी अभी नहीं घुसा है। उत्तर प्रदेश में बुंदेलखंड के हमीरपुर में बाढ़ ने कहर बरपा रखा है। यमुना और बेतवा नदी के जलस्तर खतरे के निशान के ऊपर होने से पानी ने कई गांव और हजारों लोगों के घरों को मिटाकर उन्हें बेघर कर दिया है। बाढ़ के चलते गांवों के सैकड़ों लोग दहशत में जीने को मजबूर हैं। उत्तर प्रदेश के औरैया में यमुना नदी ने कहर बरपा रखा है। नदी किनारे बसे करीब 1 दर्जन गांवों में बाढ़ का पानी घुसने की वजह से बाढ़ जैसे हालात हैं। इसके चलते लोगों को खासी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। प्रशासन ने नाव के जरिए बाढ़ग्रस्त इलाकों का दौरा किया और नावों के जरिए लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाने का इंतजाम किया। यूपी के कानपुर में पांडु नदी में आई बाढ़ की वजह से ग्रामीण इलाकों में हालात खराब हैं। गांवों में कच्चे मकान गिरने लगे हैं। कई इलाके बाढ़ की चपेट में हैं। बाढ़ का पानी घरों और गलियों में घुस चुका है। हालात ऐसे हो चुके हैं कि आवाजाही के लिए नाव ही एकमात्र सहारा है। उत्तर प्रदेश के चित्रकूट में यमुना नदी का जलस्तर खतरे के निशान पर पहुंच गया है। यमुना का पानी लगातार कई गांवों में घुस चुका है। लोगों को जान जोखिम में डालकर निकलना पड़ रहा है। लोगों का आरोप है कि प्रशासन की तरफ से बाढ़ से निपटने के कोई इंतजाम नहीं किए गए, जबकि प्रशासन हर तरह की सुविधाएं पहुंचाने का दावा कर रहा है। मध्य प्रदेश के गुना जिले में लगातार हुई बारिश से जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है। शहर के कई सरकारी इमारतों में पानी भर गया। अस्पताल के वार्ड में पानी भर गया, जिससे मरीजों और तीमारदारों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। एसडीआरएफ की टीम एवं प्रशासनिक अधिकारी बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों पर नजर बनाए हुए हैं। राजस्थान के बारा में बारिश से हालात बिगड़ गए हैं। आदिवासी इलाके में मूसलाधार बारिश से नदी नाले उफान पर हैं। बारिश की वजह से बरूनी नदी उफान पर है। इसके चलते नाहरगढ़ का पूरा इलाका बाढ़ की चपेट में आ चुका है। लोगों को रहने और खाने पीने की समस्या से दो चार होना पड़ रहा है। झालावाड़ में बारिश के कारण बाढ़ जैसे हालात है। इलाके के काली सिंध, भीम सागर, चंवली बांध और ओवरफ्लो हैं। जिले के खानपुर और असनावर क्षेत्र में पानी का रौद्र रूप देखने को मिल रहा है। बाढ़ के पानी ने खानपुर थाने पर कब्जा जमा लिया है। थाना परिसर में 3 से 4 फीट पानी भरा है। गाड़ियां और बाइक पूरी तरह डूबी हुई हैं। एक और देश के कई राज्यों में बाढ़ ने हाहाकार मचा रखा है, तो वहीं असम के डिब्रूगढ़ में बारिश नहीं होने की वजह से खेतों में फसल सूख रही है। किसानों को इस वजह से परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। किसानों का कहना है कि अगर पानी नहीं मिलेगा तो हमारी फसल खराब हो जाएगी। उनके मुताबिक उन्हें सरकार की ओर से कोई मदद नहीं मिल रही है। दुनिया में क्यों बढ़ने लगे फिर से कोरोना के केस? दुनिया की परेशानी में चीन क्यों ढूंढ रहा है वैक्सीन बेचने का धंधा? देखते हैं टॉप 9 कोरोना से जंग। देश में पिछले 24 घंटे में कोरोना के 38,696 नए केस आए हैं। वहीं इस दौरान 40,020 मरीज रिकवर भी हुए। एक दिन में महामारी ने 616 और लोगों की जान ले ली। अभी भी देश में कोरोना के एक्टिव केस 4 लाख के ऊपर कायम है। महाराष्ट्र में एक दिन पहले अचानक केस बढ़े थे, लेकिन राहत की बात यह है कि एक बार फिर राज्य में 5,500 के करीब केस आए हैं। केरल लगातार कोरोना महामारी से सबसे ज्यादा प्रभावित राज्यों में सबसे ऊपर बना हुआ है। पिछले 24 घंटे में राज्य में फिर से करीब 20,000 नए केस आए हैं। ऐसे में सवाल खड़े हो रहे थे कि कहीं केरल में कोरोना का कोई नया वेरिएंट तो नहीं सामने आया, लेकिन इन सवालों को केंद्र सरकार ने खारिज कर दिया है। स्वास्थ्य मंत्रालय के अनुसार केरल में कोरोना वायरस के मामले जरूर बढ़े हैं, लेकिन कोई भी नया कोविड वेरिएंट इसके पीछे वजह नहीं है। दुनिया में पिछले 24 घंटे में कोरोना के 70.48 लाख नए मामले सामने आए। ये 84 दिनों में सबसे ज्यादा हैं। इससे पहले आखिरी बार इसी साल 14 मई को 70.16 लाख लोगों की रिपोर्ट पॉजिटिव आई थी। वहीं 24 घंटे में 46.84 लाख मरीजों ने इस बीमारी को मात दे दी थी, जबकि 10,392 लोगों की इससे जान चली गई थी। सीरम इंस्टीट्यूट के सीईओ आधार पूनावाला ने गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात की है। मुलाकात के बाद पूनावाला ने कहा कि उनकी कंपनी अक्टूबर के पहले हफ्ते तक 12 साल तक के बच्चों को वैक्सीन लॉन्च कर देगी। उन्होंने ये भी भरोसा दिया कि सीरम के सामने कोई वित्तीय परेशानी नहीं है। भारत सरकार भरपूर सहयोग दे रही है।
सिर्फ एक डोज वाली एक और वैक्सीन को भारत में जल्द मंजूरी मिल सकती है। अमेरिकी फार्म कंपनी जॉनसन एंड जॉनसन ने भारत में सिंगल डोज वाली कोरोना वैक्सीन के आपातकालीन इस्तेमाल की मंजूरी मांगी है। अगर मंजूरी मिल गई तो इसे भारत में कोरोना के खिलाफ जंग में सबसे बड़ा हथियार माना जा रहा है। ये टीका 18 साल से ज्यादा उम्र के लोगों को दिया जा सकता है। चीन अब दुनिया भर में वैक्सीन एक्सपोर्ट करने की तैयारी में है। चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने कहा है कि इस साल उनका देश दुनिया के अलग अलग देशों में 2 अरब डोज सप्लाई करने की कोशिश कर रहा है। डेल्टा वेरिएंट के केस तेज से बढ़ने के बाद दुनिया भर में वैक्सीन की डिमांड बढ़ी है और ऐसे में अब चीन वैक्सीन मार्केट में दबदबा बनाने की योजना बना रहा है। दिल्ली में स्कूल खोलने को लेकर कवायद शुरू हो गई है। इसके लिए दिल्ली सरकार की एक कमेटी सारी स्थितियों की छानबीन करेगी। कमेटी में शिक्षा और स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों के साथ विशेषज्ञ भी शामिल होंगे। इनकी जिम्मेदारी स्कूलों के लिए SOP बनाने, उसका पालन कराने और लागू करने के लिए स्कूलों की तैयारी पर सुझाव देना होगा। देश में 12 राज्यों ने कहा है कि उनके यहाँ किसी भी कोरोना मरीज की ऑक्सीजन की कमी से मौत नहीं हुई, जबकि एक राज्य पंजाब ने केंद्र को जवाब में 4 मरीजों की संदिग्ध मौत माना है। अब तक 13 राज्यों का जवाब स्वास्थ्य मंत्रालय को मिला है। माना जा रहा है कि इसी सत्र के आखिर तक स्वास्थ्य मंत्रालय सभी राज्यों के आंकड़े कलेक्ट कर संसद में रखेगा। जिन राज्यों ने ऑक्सीजन की कमी से एक भी मौत न होने की बात कही है उनमें ओडिशा, अरुणाचल प्रदेश, उत्तराखंड, नागालैंड, असम, लद्दाख, जम्मू और कश्मीर, सिक्किम, त्रिपुरा, झारखंड, हिमाचल प्रदेश और आंध्र प्रदेश शामिल हैं। दरअसल इससे पहले संसद में स्वास्थ्य मंत्रालय ने कहा था कि देश में किसी की भी मौत ऑक्सीजन की कमी से नहीं हुई। इसके बाद विपक्षी दल ने इस पर खूब हंगामा किया था। करीब 15 महीने के गतिरोध के बाद कहां से पीछे हटी भारतीय सेना और चीन की सेना। एंटी टैंक माइन को सुरक्षा बलों ने कहां किया निष्क्रिय। मंदिर हमले पर पाकिस्तान के चीफ जस्टिस की पंजाब पुलिस को कौन सी फटकार उन्होंने लगाई और चीन और पाकिस्तान से जुड़ी और कौन सी खबरें हैं, देखते हैं टॉप 9 चीन पाक साजिश में। पूर्वी लद्दाख के गोगरा इलाके में चीन पर भारत का दबाव काम आया। करीब 15 महीने के गतिरोध के बाद दोनों देशों के सैनिक टकराव वाले स्थान से पीछे हट गए हैं। चीनी सेना ने गोगरा में बने अस्थायी निर्माण भी हटा लिया। इसके साथ ही भारतीय सैनिकों ने भी अस्थायी निर्माण हटा लिया है। एमनेस्टी इंटरनेशनल ने चीन को लेकर एक नया खुलासा किया है। खुलासे के मुताबिक 1 साल में पूरी दुनिया में जितने लोगों की मौत की सजा दी जाती है उससे कहीं ज्यादा संख्या में चीन हर साल अपने लोगों को मौत की सजा सुनाता है। ये सब लोगों में डर बनाने के लिए किया जाता है जिससे कोई भी चीन की कम्युनिस्ट पार्टी के खिलाफ न बोले। जम्मू कश्मीर के सांबा जिले में अंतर्राष्ट्रीय सीमा से लगे एक गांव के नापाक साजिश का खुलासा हुआ है। यहाँ एक खेत में एक एंटी टैंक माइन मिली है। बम निरोधक दस्ते को बुलाकर इसको निष्क्रिय कर दिया गया। इससे पहले जम्मू कश्मीर पुलिस और सेना के संयुक्त अभियान में सांबा से भी 2 पिस्तौल सहित हथियार और गोला बारूद का एक जखीरा बरामद किया गया था। 15 अगस्त पर जम्मू कश्मीर में तबाही मचाने की कोशिश में पड़ोसी पाकिस्तान और आतंकी संगठन जुटे हैं। सीमा पार से एक बार फिर जम्मू में हथियारों की डिलीवरी ड्रोन से की गई है। इंटरनेशनल बॉर्डर पर ड्रोन से गिराए गए हथियार बरामद किए गए हैं। घटना के बाद से ही प्रदेश में हाई अलर्ट कर दिया गया है। पाकिस्तान के खैबर और दक्षिणी वजीरिस्तान जिले में सेना पर हुए हमले में 2 सैनिक मारे गए और 4 घायल हुए हैं। अधिकारियों ने बताया कि सेना पर गोलीबारी हुई और बम हमले भी किए गए। मारे गए दोनों सैनिक पाकिस्तान फ्रंटियर कांस्टेबलरी के थे। घटना के बाद सुरक्षा बलों ने पूरे इलाके की घेराबंदी कर ली और सर्च ऑपरेशन चलाया। पाकिस्तान में मंदिर पर हुए हमले और तोड़फोड़ मामले को लेकर पाक चीफ जस्टिस गुलजार अहमद ने पंजाब पुलिस प्रमुख को जमकर फटकार लगाई और किसी आरोपी की गिरफ्तारी नहीं होने पर नाराजगी जताई। उन्होंने सवाल किया है कि अगर इस तरह का हमला मस्जिद पर होता है तो मुसलमान क्या करते। इसके अलावा उन्होंने 8 साल के हिंदू लड़के को गिरफ्तार करने वाले पुलिसकर्मी को भी हटाने का आदेश दिया। अफगानिस्तान और तालिबान विवाद के बीच पख्तिया प्रांत के एक गुरुद्वारे से निशान साहिब को हटाने का मामला सामने आया, जिसके बाद भारत ने मामले की कड़ी निंदा की। तालिबान ने निशान साहिब को हटाने के आरोप का खंडन किया है। भारत सरकार ने मसले पर कड़ी आपत्ति जताई थी। अफगानिस्तान में तालिबान के बढ़ते वर्चस्व को रोकने के लिए अफगानी सेना लगातार मुकाबला कर रही है। पिछले कुछ दिनों इसी कड़ी में अफगानिस्तानी सेना के जवानों को काफी कामयाबी भी मिली है। पिछले करीब 24 घंटे में अफगानिस्तानी सेना ने करीब 300 तालिबानी लड़ाकों को ढेर कर दिया है। अफगानिस्तान में तालिबान के बढ़ते हमलों के बीच मज़ार शरीफ का बूढ़ा शेर के नाम से मशहूर मार्शल अब्दुल रशीद दोस्तम काबुल लौट आए हैं। दोस्तम की ताकत का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि 67 साल की उम्र में तालिबान के लड़ाके उनके नाम को ही सुनते ही कांपने लगते हैं। काबुल पहुंचकर उन्होंने तालिबान के खात्मे की कसम भी खाई है। अड़ी सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।